हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस। आज है हमारी वीडियो नंबर 5। वीडियो नंबर 5 पहले डिलीट हो गई थी गलती से, वो वापस मैं आज क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत जरूरी वीडियो है। सो बिना कुछ करे फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो नंबर 5 ऑफ माइंड योर ओन बिजनेस, जो कि रिलेटेड है फेयॉल्स के 14 प्रिंसिपल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल की स्टार्टिंग, यानी चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग और उसके आने वाले 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे मैनेजमेंट जो है हमारा, जो काम करता है, जो हमारी कंपनी का टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, इनको कैसे काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, या क्या काम करें कि अच्छा रिजल्ट मिले, वो डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं ये प्रिंसिपल्स। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ, एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरल एक्शन एंड डिसीजन। वापस समझना इसको ध्यान से। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट है ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ, एक्ट एज अ गाइडलाइंस, जो कि एक मैनेजर के लिए एक गाइड का काम करता है। गाइड का काम का मतलब क्या होता है? क्या होती है गाइड? कि जो अगर हम प्रॉब्लम में फंस जाएं तो हम उस गाइड को देख के अपनी प्रॉब्लम का कुछ हद तक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अगर मैनेजर कोई फंस गया कि भाई अब आगे क्या करूं, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल खोले, आंसर मिल गया, काम खत्म। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, सिर्फ आपको डायरेक्शन बता देगा कि आप इस पाथ पे चल सकते हो। अब उस पे कैसे चलना है या उस पाथ पे चलने से क्या होगा, कितना रिजल्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर मेकिंग मैनेजरल डिसीजन। ठीक है, आगे देखो। अब ये तो बात हो गई कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते कैसे। अब बात करते हैं सिंपल से, अपने जो बिजनेस में सब में आता है कि ये कैसे है, नेचर कैसा है और इसकी इंपॉर्टेंस कैसी। नेचर का मतलब वो सारी चीजें जो ये हैं, जैसे हमारा नेचर कैसा है भाई, पतला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंस का मतलब कि क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देखो, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सबसे पहला नेचर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये दुनिया में कहीं भी लगाए जा सकते हैं। जैसे हमारा एक प्रिंसिपल है कि काम को बांट दो तो काम और आसानी से हो जाएगा, तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, कहीं भी लग सकता है, बट इसका रिजल्ट वेरी करेगा अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि रोज पढ़ाई करनी चाहिए, अगर ये प्रिंसिपल है तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या है कि भाई रोज पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अब कितने अच्छे मार्क्स आएंगे ये तुम पे डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है। अगर ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा आएंगे, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा आएंगे, नहीं पढ़ोगे, रोज सिर्फ किताब खोल के बैठ जाओगे तो नहीं आएंगे। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कहीं भी लग सकते हैं दुनिया में। जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस का मतलब ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, जनरल थिंग्स हैं जो आपको बताएंगे कि हाँ भाई अगर यहां फंस गए तो कैसे निकलना है, अगर आपके काम का बर्डन ज्यादा हो गया तो काम को बांट दो। ये एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब वो काम को बांटना है, ये एक प्रिंसिपल है, पर उसको किस तरीके से बांटना है, किसको कितना काम देना है, किससे क्या आउटपुट निकलेगा, कितने डिपार्टमेंट में बनाना चाहता हूं, वो सब मेरे ऊपर है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस, ये सिर्फ हमें बताती है कि आप इस डायरेक्शन पे चलो, और वहां आने वाली प्रॉब्लम्स को आपको खुद को ही फेस करना पड़ेगा। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हर बंदा अपने हिसाब से इनको थोड़ा बहुत शफल कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था पढ़ाई का कि रोज पढ़ना चाहिए, ये हमारा मान लो प्रिंसिपल है कि रोज पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि बंदा अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़े, कोई सुबह पढ़ रहा है, कोई रात को पढ़ रहा है, कोई 2 घंटे पढ़ रहा है, कोई 4 घंटे पढ़ रहा है, कोई आधे घंटे पढ़ रहा है। तो ये क्या है, हर बंदा अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल नेचर का मतलब दीज प्रिंसिपल्स आर गाइडेड टू चेंज द बिहेवियर। ये मैनेजर्स का, वर्कर्स का बिहेवियर चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब एक दूसरे के प्रति कहते हैं ना अच्छी फीलिंग्स, यानी कि एक सुपीरियर, एक हेड और एक लोअर लेवल वर्कर,
इन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, तो क्या होगा, काम अच्छा होगा। और दोनों अगर एक दूसरे के दुश्मन बन के काम करेंगे, ये बहुत से साला टेढ़ा आदमी, इससे बात ही नहीं करनी, तो क्या होगा, काम थोड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल बिहेवियरल है, यानी कि ये दोनों के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सिंपल सा है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब कि अगर आप यहां फंस गए, अगर आपने ये आउटपुट लगाया तो आप बाहर आ सकते हो, अगर ये तो वो, ठीक है, अगर रोज पढ़े तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि ये हुआ तो ये हो सकता है, तो आप निकल जाओगे। यानी अगर किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको गाइड करेंगे कि आप यहां से निकल सकते हो, पर उससे निकलना कैसे है ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा कि ये एक दिन में नहीं बने हैं, ये कैसे बने हैं, बहुत बार प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सेम प्रिंसिपल अप्लाई करके, कि काम को बांटने से काम आसान होता है और जल्दी होता है, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, 10 ऑर्गेनाइजेशन, 50 ऑर्गेनाइजेशन में बार बार चीज अप्लाई करके देखी, जब सेम आउटपुट आ रहा है कि हाँ काम थोड़ा सा बेटर हो रहा है पहले के अकॉर्डिंग, तो ये प्रिंसिपल बना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी फीचर्स, नेचर बोलो, फीचर बोलो। अब जो बात करते हैं हमारी इंपॉर्टेंस, कि क्यों जरूरी है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कि अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं होंगे तो क्या होता है, या मैनेजमेंट प्रिंसिपल से क्या फायदे हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, वापस से, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी ये मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है क्या, कि रियलिटी में आप कैसे बाहर आ सकते हो किसी भी प्रॉब्लम से, कि हमने किताबों में तो लिख दिया, अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते ही नहीं तो एक नॉर्मल मैनेजर को कभी पता ही नहीं लगता कि कैसे बाहर आऊं। अगर मैं फंस गया, मेरा काम रुक गया, तो मैं कैसे उस काम को बांटूं कि मैं बाहर निकल सकूं, काम वापस से स्टार्ट हो जाए। तो ये किताबी भाषा को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैनेजर्स को हेल्प करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब सीधी सी बात है, प्रिंसिपल बने हैं ताकि काम आसान हो, तो रिसोर्सेज का भी अच्छे से ही यूज करने के लिए मोटिवेट करते हैं। साइंटिफिक डिसीजन, हमने पढ़ा कि ये क्या है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, बार बार प्रैक्टिस कर गए बने हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके बने हैं, तो ये क्या है, प्रैक्टिकल अप्लाइड है, साइंटिफिक डिसीजन। मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट, अब ये इस टाइप से बने हैं कि जो अपना एनवायरमेंट है, जो हमारे आज का हमारा इंडिया का जो एनवायरमेंट है, जो रेगुलर चेंज होता रहता है, कि आज ये टेक्नोलॉजी, कल दूसरी आ गई, परसों तीसरी आ गई, तो ये इस तरीके से ये प्रिंसिपल बने हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है तो कैसे वो नई टेक्नोलॉजी में आ सकती है, कैसे अपने वर्कर्स का और अपने लोअर लेवल मैनेजर्स का बिहेवियरल चेंज करके उनको नई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए मोटिवेट करो। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, दिस प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन बिहेवियर चेंज करना है, तो बिहेवियर कब चेंज होगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। सीधी सी बात है यार, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी अच्छे से काम होगा, यानी कि जो मैनेजर्स के लिए जो प्रिंसिपल बने हैं कि आप अगर फंस गए तो इन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हो, तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, लास्ट पॉइंट, ये क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये प्रिंसिपल बार बार मोटिवेट करते हैं कि हर लेवल ऑफ मैनेजर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको हर लेवल पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, रेगुलर इंटरवल्स में आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको गो थ्रू करवाना चाहिए। तो ये क्या है, ट्रेनिंग पे डिपेंड करते हैं, ताकि एक बंदा, एक नॉर्मल पर्सन अच्छा होता जाए, उसकी जो रिसोर्सेज हैं, उसकी जो खुद की क्वालिटीज हैं, वो भी उभर के सामने आए और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा प्रोवाइड। ठीक है, ये तो हो गया हमारी छोटी मोटी चीजें, नेचर और इंपॉर्टेंस। अब आते हैं उस मेन चीज पे जिसके लिए अपन बहुत टाइम से रुके हुए थे, जो कि है 14 प्रिंसिपल ऑफ फेयरॉल। सो अब आते हैं अपने 14 प्रिंसिपलों पे। अब 14 प्रिंसिपल क्या थे पहले वो देखो। ये प्रिंसिपल किसने दिए थे, फेयरॉल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फेयरॉल ने दिए थे, हेनरी फेयरॉल नाम के पर्सन ने दिए थे। अब ये प्रिंसिपल क्या थे, ये ध्यान से समझना। पहले अगर कभी आता है आपके पास कि फेयरॉल के कुछ प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो, पेपर में आ जाता है, तो सबसे पहली चीज क्या करनी है अपने को, हेनरी फेयरॉल के बारे में एक लाइन लिख देना, ज्यादा नहीं, एक लाइन। ही वॉज बोर्न इन फ्रांस
in 1841. ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई मार्क्स नहीं होते, बट इट्स जस्ट एन इंप्रेशन, क्योंकि बिजनेस में इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है। तो ये क्या है, इट्स जस्ट एन इंप्रेशन, सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ भाई बंदे को आता है। ठीक है, सो सारी बातें छोड़ के हम प्रिंसिपल्स पे आते हैं। एक चीज याद रखना, मैं यहां आपको प्रिंसिपल क्या है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्या लिखना है उसके अंदर वो आपके ऊपर, लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है। मैं सिर्फ इतना काम करूंगा कि मैं ये समझा दूंगा कि ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहते हैं और इसका मतलब क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो अकॉर्डिंग टू फेयर उसका मानना यह था कि काम को बांट दो, काम को क्या कर दो, बांट दो। डिवीजन ऑफ वर्क, एक पूरे काम को छोटे छोटे लॉट्स में बांट दो, और जब आप काम बांट दोगे तो आपका काम और अच्छे से होगा। कैसे होगा समझना है आज। बहुत सारा काम मैंने क्या करा, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और जिस बंदे को जो काम आता था उसको वो काम दे दिया, सिंपल। तो वो क्या करेंगे, हर बंदा अपना काम अच्छे से करेगा, काम हो गया। First principle, principle of division of work. According to this principle, Fayol insists that the whole work should be divided in small lots. पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, and the individual would assign the duty according to his ability. वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसको काम दे दो, और जब वो सेम काम बार बार करेगा तो वो उसमें क्या होता जाएगा, स्पेशलाइज होता जाएगा। सिंपल सिंपल सी चीज है। अब सोचो अगर ये होता ही नहीं, ऐसा कोई प्रिंसिपल बना ही नहीं होता तो क्या होता, एक काम, बहुत सारा काम है, मैं अकेला ही सब करने की सोच रहा हूं, तो क्या होगा, काम खत्म होगा ही नहीं कभी। ठीक है, समझ गए फर्स्ट प्रिंसिपल, सिंपल सा था कि पूरे काम को बांट दो। अब इसमें लिखना कैसे है वो आप लोगों के ऊपर है। पूछ लेते हैं कि इसके फायदे क्या है। फायदे क्या होंगे अगर काम बढ़ गया तो, अच्छे से काम होगा, जल्दी काम होगा, रिसोर्सेज का यूज अच्छे से होगा, और स्पेशलाइजेशन आएगा, जो बंदा एक ही काम बार बार करेगा। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिखने के ऊपर है। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां ध्यान से समझना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ फेयोल क्या था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर मैच करनी चाहिए, यानी कि मेरे हाथ में जितनी पावर है मुझे उतनी ही जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल सोचो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है नहीं, कुछ नहीं करना मेरे, और मेरे पास अथॉरिटी बहुत है, बहुत सारी पावर है, यानी मान लो मैं 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकता हूं, ये मेरी पावर है, और काम क्या है मेरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, तो क्या होगा, वो 10 लाख रुपए वेस्ट होते जाएंगे। इसका अपोजिट, अगर मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे काम टाइम पे पूरा करना है, पर अथॉरिटी नहीं है, मैं किसी को नहीं बोल सकता कि सर आप काम कर लो या आप काम कर लो, मैं आपका लीडर हूं, किसी को नहीं बोल सकता, तो क्या होगा, काम कभी हो गए। तो फेयोल इंसिस्ट दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मैच, दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी आपको जितनी जिम्मेदारी मिली है उसके बराबर की आपको पावर भी मिलनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर चलेंगे तो ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा, वरना नहीं होगा। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये तो इस दुनिया का हर बच्चा जानता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, कि वर्क शुड बी डन इन प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर डिसिप्लिन से काम होना चाहिए। क्या क्या फायदे होते हैं डिसिप्लिन के, सबको पता है। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी जाओ, वो जल्दी जाने का रीजन एक है कि ये वीडियो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत इजीली समझाने जा रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, समझना है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी का मतलब एक, कमांड ऑर्डर। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फेयोल इंसिस्ट दैट कि जो मुझे ऑर्डर मिलने वाला है, जो मुझे कमांड मिलने वाली है, वो एक ही जगह से मिले, मेरा एक ही बॉस हो तो ही मैं काम कर पाऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल सोचते हैं कि हम स्कूल में हैं, ठीक है, और मुझे कुछ काम मिला, अकाउंट्स वाले सर ने काम दिया,
कि भाई एक काम कर, यहां से जाके वो स्टाफ रूम में कॉपी रखिए। सेम टाइम पे इको वाली मैडम भी आ गई, उन्होंने काम दे दिया कि ये जा, ये प्रिंसिपल सर के रूम में रख के। थर्ड टाइम पे बिजनेस वाले सर भी आ गए कि एक काम कर मेरे घर होके आ जा। फोर्थ काम पे मैथ्स वाले सर भी आ गए कि एक काम कर मार्केट होके आ जा। तो क्या होगा, अगर मुझे बहुत सारे काम मिल गए तो मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि अगर एक वर्कर के ऊपर एक ही बॉस है, उसने बोला कि आपको 10 यूनिट बनानी है, तो 10 यूनिट बनाने पे ध्यान देगा। अगर उसी टाइम पे दूसरा बॉस आ गया कि यूनिट छोड़ो, अब जाके इसको पहले बेचने की सोचो, तो क्या होगा, क्लैशेस, ईगो क्लैशेस। अगर मैंने इसका काम कर दिया तो इसको बुरा लग गया, इसका काम कर दिया तो इसको बुरा लग गया, तो काम कभी ढंग से होगा ही। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, Fayol says that an individual should get command from one boss only. Next, unity of command. अब देखो सिंपल समझना है इसको। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक ही डायरेक्शन में काम होना चाहिए। ये दोनों सेम सेम लगते हैं। बनाने के लिए हम इसको करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब, कमांड मत लिखना है, डायरेक्शन है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में भागनी चाहिए। अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं एज ए वर्कर, तो मेरे साथ वाले जितने भी वर्कर हैं हम सबका मोटिव एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर हम सब एक ही डायरेक्शन में जाके काम करेंगे तो काम होगा। अगर सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करने की सोचेंगे तो कभी भी काम नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, Fayol insists that कि the work should be in one direction only. Next, subordination of individual interest to general interest. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कहलाया जाता है। क्यों? अब मतलब समझो पहले। सबऑर्डिनेशन यानी मिलना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हमारा इंडिविजुअल मतलब वर्कर या हम लोग, मान लेते हैं मैं एक एम्प्लॉय हूं एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैं क्या चाहता हूं, इंटरेस्ट का मतलब क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई मेरी सैलरी बढ़े, मैं चाहता हूं कि मेरा डेवलपमेंट हो। विद जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट का मतलब फर्म क्या चाहती है, इन दोनों को मिलाना कैसे, ध्यान से समझना। मैं चाहता हूं कि मेरी सैलरी बढ़े, तो सैलरी बढ़ने के लिए मैं ज्यादा काम करूंगा। अब अगर मैंने ज्यादा काम किया तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वो काम ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो किसका फायदा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का। और जब मैंने ज्यादा काम किया तो मेरी सैलरी बढ़ी या मुझे बोनस मिला, तो किसका फायदा हुआ, मेरा। यानी कि मेरे फायदे से ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो रहा है, तो मैं और अच्छे से काम करूं। सिंपल। अगर मेरा फायदा हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है तो भी काम नहीं चलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है मुझे नुकसान हो रहा है तो भी काम नहीं चलेगा। तो फेयोल ने क्या बोला कि हमें ऐसी थोड़ी सी टेक्निक्स, ऐसे प्रिंसिपल्स निकालने चाहिए, ऐसा वर्क करना चाहिए ताकि ये दोनों इंटरेस्ट क्या हो जाए, सबऑर्डिनेट मिल जाए। ठीक है, कि जिन वर्कर्स ने आज 100 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करी उनको पर यूनिट 2 रुपीज का बोनस मिलेगा। क्या होगा, अब 100 से ज्यादा यूनिट बनाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन को आउटपुट में प्रोडक्ट मिले, उसने मार्केट में बेच दिया, उसको फायदा। ठीक है, और 100 से ज्यादा जितने यूनिट मिले, 2 रुपए पर यूनिट मुझे मिल रहे हैं तो मेरे को फायदा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्संस। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या मिल रहा है रिटर्न में, वेजेस, सैलरी वगैरह। अब एक नॉर्मल बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है वो सिर्फ इसीलिए आता है, सिंपल सी बात है। मैं अगर कहीं काम करने जाऊंगा तो सैलरी के लिए जाऊंगा। तो फेयोल ने क्या बोला, दैट रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, सैलरी, वेजेस, ये बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। जितनी उसका हक बनता है उसको उतना मिलना चाहिए। जब तक उसको उतना नहीं मिलेगा वो प्रॉपर लेवल में काम करेगा ही, क्योंकि एक वर्कर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम सैलरी लेने ही आता है कि मैं कल से ज्यादा अच्छा काम करूंगा अगर मुझे अच्छी सैलरी मिली तो फेयोल का कहना क्या था, दैट अ पर्सन शुड बी फेयरली पेड, उसको बिल्कुल सही तरीके से उसकी पेमेंट होनी चाहिए और जितना उसका हक है उसको उतना मिलना चाहिए। वही चीज कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो, ये वाला प्रिंसिपल लागू नहीं हो तो क्या होगा, अगर उसको उतना नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, डिससैटिस्फैक्शन होगा, बहुत सारी चीजें। तो ये जनरल चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर को कुछ हाथों में मिला देना। यानी
पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि वो पावर या वो अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजर्स के पास ही, ये सारे डिसीजन कौन लेंगे? टॉप लेवल, और कोई नहीं ले सकता। ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर बट गई, टॉप लेवल वाले मैनेजर्स भी डिसीजन ले रहे हैं, लोअर लेवल वाले भी ले रहे हैं, और लोअर लेवल वाले भी ले रहे हैं, मिडिल लेवल वाले भी ले रहे हैं, वर्कर्स भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो फेयोल का प्रिंसिपल क्या था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को न तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज होना चाहिए, न कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो गई, यानी सारे पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में, तो लोअर लेवल मैनेजर्स क्या करेंगे कि भाई उधर ऊपर से ऑर्डर आएगा, मैं तभी काम कर सकता हूं, तो क्या हो गया? काम धीरे हो गया। अगर काम डिसेंट्रलाइज हुआ, पूरी की पूरी पावर सबको मिल गई, तो क्या होगा? उस पावर का गलत फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है। सो फेयोल का प्रिंसिपल क्या था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है कि फाइनेंशियल मैटर्स हुए और आगे प्लानिंग क्या करनी है, इन सब में सेंट्रलाइजेशन करना, टॉप लेवल मैनेजर्स के पास छोड़ दो ये काम। और बाकी छोटे मोटे काम की साफ सफाई कितनी होनी चाहिए, कि डेली उनको कितना वेजेस वगैरह मिलेंगे, या उनके रिफ्रेशमेंट के लिए कितना होगा, या बाकी सारी छोटी छोटी चीजें, कि मशीन में कुछ चेंज करना है थोड़ा बहुत, कुछ लेवल तक 1 लाख रुपए तक आप मिडिल लेवल के पास छोड़ सकते हो। तो ये क्या है? थोड़ा कम डिसेंट्रलाइजेशन करो और थोड़ा सेंट्रलाइजेशन करो। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है अपना, वो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब ये समझना बहुत मस्त प्रिंसिपल है, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब जैसे हम ये मानते हैं, ये लेवल ऑफ अथॉरिटी मानते हैं, ठीक है। ये ए और आई की बराबर है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये उससे दोनों हेड, उसके ऊपर वाले हेड, ये सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, ये उसके ऊपर वाला, और ये सबसे ऊपर अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन क्या था कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचानी है, तो आप यही फॉलो करो। जैसे अगर एक नॉर्मल बंदा है, मैं हूं, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल सर तक पहुंचानी है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने पहले मॉनिटर को बताया, मॉनिटर ने क्लास टीचर को बताया, क्लास टीचर ने एचओडी सर को बताया, और उन्होंने फिर प्रिंसिपल के पास गए। तो ये क्या है? एक स्केलर चेन बन गई कि इंफॉर्मेशन ऐसे जा रही है। ठीक है। तो फेयोल ने क्या कहा था कि अगर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो स्केलर चेन क्या होनी चाहिए? प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन काम की है, इंफॉर्मेशन जो भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन फ्लो होगी वो स्केलर चेन के थ्रू ही होनी चाहिए, तो ज्यादा बढ़िया रहता है। इससे क्या होता है? सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में फेथ बना रहेगा कि हाँ भाई, हम सबको पता है कि क्या काम होने वाला है। बट एक छोटी सी चीज और कही थी फेयोल ने, क्या कहा था कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि अभी के अभी उस पर डिसीजन लेना जरूरी है, तो आप ये कर सकते हो। ये करने का मतलब इस सी वाले बंदे ने सारे किसको बता दिया? सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को बता दिया। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अगर मैं यहां से यहां जाता और फिर यहां आती इंफॉर्मेशन, तो बहुत देर हो जाती। तो इसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है कि ड्यू टू अर्जेंट, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन क्या है? अर्जेंट है, बहुत बहुत जरूरी है, तो हम एक लेवल से को स्किप करके हम दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन ऑफ कमांड। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यहां भी पढ़ा था, कमांड, डिसिप्लिन, ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है, ये समझना है, कंफ्यूज होते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हर चीज अपनी जगह रखी रहे, ये होता है ऑर्डर का मतलब। कि हर पर्सन की या हर चीज की एक प्रॉपर डिपार्टमेंट, एक प्रॉपर जगह हो। जैसे प्रिंसिपल सर है, उनका एक प्रॉपर रूम बना हुआ है, तो वो क्या है कि जब भी प्रिंसिपल सर से मिलना हो तो हाँ भाई उस रूम पे अप्रोच कर लो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फेयोल हर चीज का एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज जरूरत, जैसे टूल्स की जरूरत है, तो टूल्स डिपार्टमेंट में चला जाओ, वहां पे वो टूल्स मिल जाएंगे। तो क्या होगा इससे? ढूंढने वाला जो टाइम है कि एक चीज को ढूंढो कहां है, वो टाइम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब हर चीज प्रॉपरली ऑर्डर में मेंटेन होनी चाहिए, हर चीज की प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए जहां पे वो रखी रहे। आज हम लोग सुपरमार्केट्स में जाते हैं, वहां पे सब बना हुआ है कि भाई ये कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट है, यहाँ कॉस्मेटिक मिल जाएगी,
ठीक है, ये वेजिटेबल्स का डिपार्टमेंट है, यहाँ वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। तो क्या है, हमारा टाइम की कौन सी चीज कहां रखी है ढूंढने में कम वेस्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है कि हर बंदे के साथ इक्वल व्यवहार होना चाहिए। ये सिंपल से प्रिंसिपल है जनरल, कि हर बंदे को इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कि अगर मैनेजर की भी गलती है तो वो गलती एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि सारी गलती से वर्कर की है, छोड़ो बाकी कुछ नहीं, भले ही गलती किसी की भी हो। सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये भी एक अच्छा प्रिंसिपल है अपना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है, टेन्योर का मतलब एक जो नॉर्मल वर्कर जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल कहते हैं, यानी कि एक बंदा जो हमारे यहाँ जैसे किराएदार होता है, जब तक अगर किराएदार रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहा है, यानी कि मैं हूं, मेरे को एक जगह जाके किराए पे रहना है, मैं एक महीने इस शहर में रहा, दूसरे महीने दूसरे शहर में रहा, तीसरे महीने तीसरे शहर में रहा, तो क्या होगा, मैं तीनों में से किसी भी शहर में एडजस्ट हो ही नहीं पाया। तो जब मैं एडजस्ट हो ही नहीं पाया तो मैं काम ही नहीं कर सकता। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब कि हमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा आता है तो वो आके उसको थोड़े दिन लगेंगे, थोड़े मंथ लगेंगे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एडेप्ट हो और फिर अपना काम करना चालू करे। अगर आप रेगुलर बेसिस पर उसके ट्रांसफर करते रहे तो क्या होगा, वो कहीं भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि मैं कुछ सोच के चल रहा हूं या कुछ मोटिव लेके चल रहा हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि हर बंदे को अपनी बात, अपना सजेशन देने की छूट होनी चाहिए, और हम लोगों से सजेशन मांगे, हम अपने वर्कर सजेशन मांगे कि भाई क्या कर सकते हैं कि आउटपुट अच्छा हो, क्या कर सकते हैं कि कॉस्ट कम हो। तो जब हम उनसे सजेशन मांगेंगे तो उनसे सजेशन मिलेंगे, और जब उनसे सजेशन मिलेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई हमारी बात सुनी जा रही है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि उन्होंने जो हमें सजेशन दिए हैं उन सजेशन के बदले जिस पर्सन की बात या जिस पर्सन का सजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूज कर लिया उसको एज अ रिवॉर्ड बोनस मिले या कुछ ना कुछ मिले। तो क्या होगा, हर बंदा अपना दिमाग चलाना चालू करेगा। लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब सिंपल सा होता है, यहां खत्म कर रहे हैं वीडियो को। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब टीम वर्क, साथ मिलके काम करो। साथ मिलके काम करोगे तो काम अच्छे से होगा, वरना काम नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब यू शुड वर्क टुगेदर, हम साथ मिलके काम करेंगे। तो अगर साथ मिलके काम होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी ऊपर भागेगी, और नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे आएगी। तो ये थे हमारे फेयोल के 14 प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल में सिर्फ जनरल बातें कही गई हैं, बट उसको प्रिंसिपल क्यों बनाया गया, क्योंकि द कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। हम लोगों में कॉमन सेंस की थोड़ी कमी है, आपकी नहीं मेरी बात कर रहा हूं। ठीक है, सो ये हमारे 14 प्रिंसिपल हैं, जो क्या है ये सबको पता है। ठीक है, कैसे काम करते हैं, इनसे क्या क्या फायदे हैं ये हम सबको पता है। हम सब, एक नॉर्मल शॉप वाला भी इन प्रिंसिपल्स का यूज करता है, भले ही उसको ये प्रिंसिपल नहीं पता, वो भी यूज करता है कि भाई ज्यादा काम है तो बांट दो, ठीक है, साथ मिलके काम करो। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि अच्छे से काम हो, हमारे वर्कर भी खुश रहे और हम भी खुश रहे, प्रोडक्शन भी अच्छा। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो नंबर 5। और मोर वीडियोस के लिए माइंड योर ओन बिजनेस चैनल देखते रहें। कीप ऑन वॉचिंग माइंड योर ओन बिजनेस, एंड फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड